प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग शब्द निर्माण की अगली प्रक्रिया, अगला चरण समास का अध्ययन करते हैं। हमने पहले पढ़ा कि शब्द निर्माण के 3 विधान हैं। पहला उपसर्ग द्वारा शब्द निर्माण, दूसरा प्रत्यय द्वारा शब्द निर्माण और तीसरा समास या संधि द्वारा शब्द निर्माण। तो आज हम समास द्वारा शब्द निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम समझ लें कि समास किसे कहते हैं। समास 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि 2 या 2 से अधिक पदों की बात की जा रही है, शब्दों की बात नहीं की जा रही है। शब्द और पद में अंतर होता है। थोड़ा सा प्रकाश डाल दें कि शब्द भाषा की स्वतंत्र सत्ता है, लेकिन पद शब्दों के एक रूप होते हैं जिनका प्रयोग वाक्यों में होता है। हम वाक्यों में शब्दों का नहीं बल्कि पदों का प्रयोग करते हैं। शब्द के रूप का प्रयोग करते हैं, उसे पद कहते हैं। तो देख रहे हैं आपके सामने उदाहरण दिया गया है, देश के लिए भक्ति। तो यहाँ देश के लिए भक्ति, जो देश के लिए है, यह पद बन गया। मूल शब्द इसका देश है, मूल शब्द देश है, लेकिन जब हम कारक चिन्हों को जोड़ देते हैं, परसर्ग, कई प्रकार से हम शब्द के रूप को बनाते हैं, तो एक प्रकार कारक भी है जिसके द्वारा हम शब्द से रूप बनाते हैं। तो देश के लिए, यहाँ देश मूल शब्द है और देश के लिए पद हो गया। तो देश के लिए भक्ति, और यहाँ नया शब्द बन रहा है देश भक्ति। यहाँ संक्षेपण हो रहा है। समास का मतलब ही होता है संक्षिप्तता, संक्षेपण, उसे छोटा करना। अगला है शक्ति के अनुसार, उसका संक्षेपण करने पर सामासिक शब्द बनता है यथा शक्ति। हम समझें कि जो शब्दों का जो हम समास विधि से, समास की प्रक्रिया द्वारा नए शब्द बनाते हैं, उन शब्दों को समस्त पद कहते हैं। जैसे पिछले उदाहरण हमने देशभक्ति पढ़ा, देशभक्ति समस्त पद है और देश के लिए भक्ति समास विग्रह है। तो इसमें कम से कम 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। पूर्व पद मतलब पहले और उत्तर मतलब बाद में। देखिए उदाहरण दिया गया है पुस्तकालय। पुस्तकालय समस्त पद, समस्त सामासिक शब्द इसे कहते हैं या समस्त पद कहेंगे। और जब इसको हम अलग करके लिखते हैं तो उसे कहते हैं समास विग्रह। तो पुस्तकालय का समास विग्रह जब हम करते हैं तो शब्द बनता है पुस्तक के लिए आलय। यहाँ पुस्तक पहले है इसलिए पूर्व पद है, और आलय जो है बाद में आया है इसलिए उसे उत्तर पद कहेंगे। और सामासिक शब्द जो हमारा बनता है पुस्तकालय, संक्षिप्तता के द्वारा, संक्षेपण के द्वारा। आगे हम देखते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। आइए हम इसका अलग अलग अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार इसे हम जान पहचान और समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तत्पुरुष समास हम देख रहे हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, पहले ध्यान दें। जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान हो एवं दोनों पदों में कारक चिन्हों का लोप हो, वहाँ तत्पुरुष समास होता है।
तो उत्तर पद मतलब बाद वाला, हमने अभी पहले पढ़ा था कि पूर्व पद किसे कहते हैं, उत्तर पद किसे कहते हैं। उत्तर पद मतलब बाद वाला, यानी यहाँ जो बाद वाला पद होता है वो प्रधान होता है और कारक चिन्हों का लोप होता है। जैसे यहाँ सामासिक शब्द लिखा हुआ है अकाल पीड़ित और उसका विग्रह है अकाल से पीड़ित। तो अकाल से पीड़ित से जब हम सामासिक शब्द बनाते हैं तो यहाँ से का लोप हो जाता है और नया शब्द बनता है अकाल पीड़ित। आगे देशभक्ति, देशभक्त सामासिक शब्द है, समस्त पद है और जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो बनता है देश के लिए भक्ति। हमने अभी जो पद बनाने की बात की थी, तो यहाँ अकाल शब्द है और अकाल से पद बन गया, देश शब्द है और देश के लिए पद बन गया। पुरुष के इसी आधार पर भेद किए जाते हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। जैसे यहाँ अकाल से पीड़ित है तो इसे करण तत्पुरुष कहेंगे। आगे देश के लिए भक्ति है तो यह संप्रदान, संप्रदान का चिन्ह होता है, पहचान होता है के लिए, तो वह संप्रदान हो गया। जैसे ऋण से मुक्त होता है तो वहाँ मतलब मुक्ति मिल रही है, अलगाव हो रहा है, तो वहाँ ऋण से मुक्ति, वहाँ अपादान हो जाएगा। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति का के की संबंध होता है। और आगे जैसे आप बीती है, आप बीती स्वयं पर बीती, तो मैं पर जो है अधिकरण का चिन्ह होता है। तो यहाँ तत्पुरुष की ये भेद हैं, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। आगे हम देखते हैं कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। जिस समस्त पद का प्रथम पद अव्यय एवं वही प्रधान भी होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसका समस्त पद अव्यय के रूप में ही कार्य करता है, यानी पहला पद, इसका पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है और समस्त पद जो बनता है वह भी अव्यय के रूप में ही कार्य करता है और वही जो अव्यय है प्रधान होता है। आपके सामने उदाहरण दिया गया है प्रतिदिन, प्रति, फिर आगे यथाशक्ति। तो यहां प्रति और यथा जो हैं अव्यय हैं। प्रतिदिन का जब विग्रह करते हैं हर दिन, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। गली गली शब्द आपके सामने सामासिक शब्द है जिसका विग्रह है हर गली, गली गली हर गली। इसी तरह गली गली का जैसे हर गली हो रहा है, इस तरह और अन्य उदाहरण भी हैं जिसके ऊपर कुछ ध्यान देना होता है। जैसे दिनों दिन, अब और एक शब्द है रातों रात। जैसे दिनों दिन समस्याएं बढ़ रही हैं। अब यहाँ भाव समझना होगा कि दिनों दिन समस्याएं बढ़ रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दिन में ही समस्या बढ़ गई। दिनों दिन समस्याएं बढ़ रही हैं इसका मतलब प्रतिदिन हर रोज नई नई समस्याएं बढ़ रही हैं। तो उसका विग्रह होगा दिनों दिन समस्याएं बढ़ रही हैं, हर दिन समस्याएं बढ़ रही हैं। उसी प्रकार अगर ये कहा जाए कि रातों रात, वाक्य प्रयोग हम करते हैं अचानक तबीयत खराब हो जाने के कारण रातों रात उसे अस्पताल पहुंचाया गया। तो यहाँ रातों रात का मतलब है रात ही रात में, और वहाँ दिनों दिन से मतलब था हर दिन। तो यह भी हमें ध्यान देना होगा कि यहाँ जिस वाक्य में सामासिक शब्द का प्रयोग किया गया है उसका भाव क्या है, भाव के अनुरूप ही उसका विग्रह होता है। कई बार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक से अधिक समास में विग्रह हो सकता है, लेकिन यह ध्यान देने की बात रहेगी कि किस जगह पर किस भाव के अनुरूप हमें विग्रह करना है। आगे देखते हैं, अगला हमारा समास है द्वंद्व समास।
हमने अभी पहला पढ़ा था उसमें उत्तर पद प्रधान था, दूसरा पढ़ा उसमें अव्यय पूर्व पद होता है वह प्रधान था। अब यहाँ जब पढ़ रहे हैं तो यहाँ कुछ अलग बात, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हों वह द्वंद्व समास होता है। अधिकांशतः दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह भी लगा होता है। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हों, यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, इसमें कोई गौण नहीं होता। जैसे माता पिता, पाप पुण्य, आगे पीछे, ऊपर नीचे, आना जाना, हंसना रोना, खेलना कूदना, तमाम ऐसे शब्द जिसमें योजक है। और उसमें जैसे माता पिता में इसका जो विग्रह करेंगे तो माता और पिता, या माता व पिता, माता तथा पिता, या माता या पिता। पाप पुण्य में भी उसी तरह और भी हो सकता है, या भी हो सकता है, तथा भी हो सकता है, वह भी हो सकता है, लेकिन दोनों प्रधान हैं। इसी समास में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें संधि भी हो जाती है। जैसे इसके पहले हमने एक शब्द पढ़ा था अव्ययी भाव में प्रतिधन एक, तो वहाँ यण संधि के आधार पर प्रतिधन एक से प्रत्येक हो गया था। और यहाँ चराचर शब्द में चर धन अचर, चर और अचर को मिलाकर के चराचर बन गया, यहाँ भी दीर्घ संधि है। तो यहाँ चर और अचर, इसी तरह चल और अचल, यहाँ अचर गलत प्रिंट हो गया है, यह ध्यान देने की बात है। यहाँ चर और अचर होगा, अचर टाइपिंग मिस्टेक है। आगे हम देखते हैं कि द्विग समास किसे कहते हैं। जिस समस्त पद में प्रथम पद संख्यावाची विशेषण हो एवं उत्तर पद विशेष्य हो वह द्विगु समास होता है। यानी पूर्व पद संख्यावाची विशेषण, केवल विशेषण कहने से काम नहीं चलेगा, विशेषण नहीं बल्कि संख्यावाची विशेषण। आपने विशेषण के भेद पढ़ा होगा कि विशेषण कितने भेद होते हैं, 4 भेद, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण में संख्या का बोध होता है, किसी की संख्या के बारे में बताया जाता है। जैसे त्रिफला, इसका विग्रह करेंगे तो 3 फलों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समाहार, यहाँ 4 रास्तों के बारे में बता रहा, 3 फल। उसी प्रकार 4 पाई, 4 पायों का समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। इसी प्रकार 10 आनंद। ठीक है, तो कई शब्द ऐसे हैं जहां संख्यावाची विशेषण आते हैं। अगर वह संख्यावाची विशेषण है तो वे द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। आगे हम देखते हैं कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं। जिस समस्त पद में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संयोग हो वह कर्मधारय समास होता है। विशेषण विशेष, उपमेय उपमान। विशेषण विशेष से आप समझते हैं विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और विशेष विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। उपमेय जिसकी उपमा दी जाती है, और उपमान जिससे उपमा दी जाती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं हमारे सामने 2 उदाहरण दिए गए हैं, नील कमल और कमल नयन। नील कमल विग्रह करते हैं, बनता है नीला है जो कमल। नील विशेषण है और कमल विशेष्य है। नीला है जो कमल, नील विशेषण और कमल विशेष्य। अगला उदाहरण जो कमल नयन है उसमें उपमेय और उपमान है। बताए उसका विग्रह कर रहे हैं, कमल के समान नयन। यहाँ नयन जो होगा उपमेय होगा और कमल उपमान होगा, क्योंकि नयन को कमल के समान बताया जा रहा है। यहाँ कमल से तुलना की जा रही है नयन की, इसलिए कर्मधारय समास यहाँ। और आगे देख रहे हैं कि बहुब्रीहि समास जो छठा समास और अंतिम समास है। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। हमने पढ़ा था तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है,
अव्ययी भाव में पढ़ा कि पूर्व पद अव्यय होता है, वह प्रधान होता है। द्वंद्व में हमने पढ़ा कि दोनों पद प्रधान होते हैं। और यहाँ देखिए क्या परिभाषा दी जा रही है, ध्यान देंगे। जिस समस्त पद के दोनों पद गौण होते हैं तथा दोनों मिलकर एक अन्य अर्थ की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी न तो पूर्व पद प्रधान है, न ही उत्तर पद प्रधान है, बल्कि एक अन्य पद प्रधान है जो तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं। दोनों पद मिलकर के तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात नीला कंठ किसका है? यह नीलकंठ शिव का पर्याय है। तो नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। आगे है वीणा पाणी, वीणा है पाणी में जिसके, वीणा वीणा समझ रहे हैं, पाणी मतलब हाथ में, जिसके हाथ में वीणा है अर्थात माँ सरस्वती। तो यहाँ एक वीणा और पाणी का जो विग्रह है वो एक अन्य अर्थ की ओर संकेत कर रहा है। नीलकंठ हमने देखा, वह अन्य अर्थ की ओर संकेत कर रहा है। जैसे लंबोदर शब्द है, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। अब यह विग्रह इस तरह हो रहा है तो यहाँ गणेश हो गया। अगर इसी का विग्रह हम कर दें कि लंबा है जो उदर, तो वहाँ विशेषण विशेष हो जाएगा। और आप समझ रहे होंगे कि विशेषण विशेष जब होता है तो कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। तो अब ये हम समझें कि कुछ ऐसे सामासिक शब्द होते हैं जिनका एक से अधिक समास के अनुसार विग्रह हो सकता है। जैसे हमने कहा नीलकंठ, सामने जो उदाहरण लिखा है यहाँ दिया गया है, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। अगर इसी का विग्रह कर दें, नीला है जो कंठ, हो जाएगा कर्मधारय। नीला है जो कंठ कर्मधारय हो जाएगा। अभी हमने चर्चा किया लंबा है जो उदर, कर्मधारय विशेषण विशेष होगा। और लंबा है उदर जिसका, अर्थात बहुब्रीहि हो रहा है। तो यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि विग्रह किस प्रकार है, विग्रह के अनुसार समास का निर्धारण होता है। जैसे तिरंगा है, 3 रंगों का समाहार है, लेकिन जब हम कहते हैं 3 रंगों वाला, अर्थात तिरंगा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तो जब वह राष्ट्र ध्वज की ओर का अर्थ देगा तो वह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और 3 रंगों के समाहार की बात की जाएगी तो वहाँ द्विगु समास हो जाएगा। ये बातें ध्यान देने की हैं। बाकी फिर अगले वीडियो हम देखते हैं। धन्यवाद।